आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं शाहज़ेब जिलानी और ज़रार खोड़ो। सुप्रीम कोर्ट में 54,000 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होने चाहिए कि ये फ़ाइलें इनका पहाड़ कम हो सके, इस पे आज हम बात करेंगे। लेकिन इब्तदा हम इस ख़बर से कर रहे हैं कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के सरबरा और कौमी असम्बली में BNP मैंगल के वाहिद रुकन सरदार अख्तर मैंगल ने आज कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को अपना इस्तीफ़ा जमा करा दिया है। वो NA 256 खुशदार से मुंतखब हुए थे 8 फरवरी के इलेक्शन में। वैसे तो उन्होंने 3 नशिस्तों से इंतखाब लड़ा था, लेकिन 2 नशिस्तों पर उनकी कामयाबी की राह में 47 आड़े आ गया, तो एक नशिस्त पे वो यहाँ मौजूद थे और अब उस पे भी नहीं हैं। उन्होंने अपने इस्तीफ़े में, जो कि अभी मंजूर नहीं हुआ है, सिर्फ पेश किया गया है, लिखा है कि बलूचिस्तान के मौजूदा हालात ने मुझे इस फ़ैसले पर मजबूर कर दिया है। पार्लियामेंट सूबे को मुसलसल नज़रअंदाज कर रही है। हर रोज़ हमें मज़ीद दीवार से लगाया जा रहा है। हमारे पास अब इसके सिवा कोई रास्ता नहीं बचा कि अपनी ज़िम्मेदारियों पे नज़र सानी की जाए। अब इस रियासत के किसी इदारे पर मेरा भरोसा नहीं रहा। मैं बतौर मेंबर नेशनल असेंबली, उस असेंबली में जहां पर वो असेंबली जो हमारी बच्चियों की चीखों पुकार न सुन सके, वो असेंबली जो मेरी बच्चियों पर लाठीचार्ज, जो गोलियां बरसाई जाती हैं, वो उनको न रोक सके, तो इस असेंबली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आज ही मैं असेंबली से अपने इस्तीफे का ऐलान करता हूं। बिलखुसूस बलोचिस्तान के लोग, उनसे मैं माजरत चाहूंगा कि वो जो आपने मुझ पर भरोसा यकीन किया था, वो हक शायद मैं अदा ना कर सका। वो इसलिए इस शहर के साथ, क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, आईने बेचता हूं मैं इन अंधों के शहर में। आईने बेचता हूँ मैं अंधों के शहर में। सरदार अख्तर मैंगल ने अपने इस्तीफ़े में मज़ीद कहा कि असम्बली में बलूचिस्तान के अवाम की असल नुमाइंदगी ना होने के सबब मेरे जैसे लोग बामानी तब्दीली लाने से कासिर हो चुके हैं। वाज़ेह होता जा रहा है कि हमारी सदाए एहतजाज भी अब बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। या हमारे लोगों को खामोश कराया जा रहा है, या गद्दारी का लेबल लगाया जा रहा है, या फिर हलाक किया जा रहा है। इन हालात में मेरे लिए अपने लोगों की नुमाइंदगी करना नामुमकिन हो गया है। बाद में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अदालत भी इंसाफ देने से कासिर है और यूं वो भी अपनी खामोशी के सबब लोगों के कत्ल में शरीक है, मगर सबसे बड़े कातिल सियासतदान हैं जिन्होंने सियासत को कारोबार बना लिया है। आज सियासत करने से बेहतर है कि पकौड़े बेचे जाएं। इस वक्त हमारे साथ BNP मैंगल के एक रहनुमा, जो कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के रुकन रह चुके हैं, यानी सेनेट और कौमी असम्बली के, और बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली में भी बैठ चुके हैं, उनका नाम है सनाउल्लाह बलोच। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइए कि ये जो मैंने सारी रूदात पढ़ी, इससे मुझे लग रहा है कि बलूचिस्तान के जो सियासतदान हैं या तो अब बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो चुके हैं या उन्हें इर्रेलेवेंट कर दिया गया है। आप क्या कहते हैं? थैंक यू वसत साहब, आपकी थोड़ी सी आवाज़ मुझे कम आई, लेकिन मैं आपकी सारी बात में तमीज़ समझ गया। आपका शुक्रिया वक्त देने का। सरदार अख्तर मैंगल साहब ने आज जो एहतजाजन इस्तीफ़ा दिया है, आपको याद होगा इससे कबल भी हमने असम्बलियों से इसलिए इस बुनियादों पर इस्तीफ़ा दिया था कि हम समझते हैं कि असम्बलियाँ अवाम के मसाइल, मुश्किलात और उनके मामलात के लिए बनाए जाते हैं, और वो मकसद बुनियादी यही होता है कि हम अपने देरीना मसाइल, जब हम लफ्ज़ देरीना का इस्तेमाल करते हैं तो ये जुड़ता है 1947 और 48 से शुरू होने वाले मसाइल का, जो अभी तक अलतलब हैं, उन पे कोई संजीदा सी गुफ्तगू हो, बात हो। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में, जिस तरह आप खुद तारीख के न सिर्फ तालिब इल्म है बल्कि लिखते रहते हैं, पाकिस्तान में आज तक इन असम्बलियों को ना इतनी
न इनकी कोई इतनी वक़्त है, न हैसियत है कि ये पाकिस्तान के सियासी, आईनी, इंतज़ामी, मुआशी, माशरती मसाइल करें और साथ में अगर कौमों के माबैन, वफाकी वातों के माबैन कोई तनाज़ात हैं, उन तनाज़ात पे कोई संजीदा जो है डिबेट कर सकें और फैसला कर सकें। तो ये जो असम्बलियों की जो अपाज जैसी सूरत-ए-हाल है, इस अपाज जैसी सूरत-ए-हाल में सरदार अख्तर मेंगल जैसा इज़्ज़तदार शख्स जो गया है अपने कौम के मसाइल के लिए, या हम भी जाते हैं, तो वो क्या ले आएगा? आपके ख्याल में जब उसको 2 मिनट की बात करने की इजाज़त नहीं होती, तो आपका मैंडेट चुरा लिया जाता है। फिर उसके बाद आप पे कोई बारहा जो ये हुब्बुल वतनी का, गद्दारी का, आपको हमेशा पाकिस्तान के वफाक में वैसे ही मशकूक देखा जाता है। हम सारे लोग जो बलूचिस्तान की हक बात करते हैं वो पाकिस्तानी वफाक में बड़े मशकूक लोगों में से हैं। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में मेरे ख्याल में एक फर्द का असेंबली में बैठना वो एक एहतजाजत इस्तीफा मेरे ख्याल उससे बेहतर है, बजाय कि आप वहाँ बैठे रहें और वो क्या कहते हैं कि नकाब खाने में तोती की आवाज़ की तरह जितना भी कोशिश करें, लेकिन अगर कोई आपकी बात नहीं। अच्छा सना, मेरा सवाल जो आप तक नहीं पहुंच पाया पूरा, वो ये था कि सरदार अख्तर मेंगल ने इस्तीफ़ा दे दिया। आपने जो बातें की हैं वही कमोबेश उनके इस्तीफ़े में भी उन्होंने बयान की हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज का जो बलूचिस्तान है उसमें जो आप जैसे या सरदार साहब जैसे सियासतदान हैं जो कि बलूचिस्तान के हुकूक़ की बात भी करते हैं, उसके बावजूद वो आइन पे भी यकीन रखते हैं और विफाक का जो ढांचा है उस पे भी अब तक यकीन रखते हैं, तो उन्हें भी इर्रेलेवेंट कर दिया गया है या ख़ुद वो इस नतीजे में पहुंच गए हैं कि अब उनकी ज़रूरत बाकी नहीं है? देखिए वसतुल्लाह भाई, इसमें यह है कि बलूचिस्तान की सूरत इस वक्त बड़ी पेचीदा है और बड़ी गंभीर है। ये आज से 20 या 30 साल वाला पहले का बलूचिस्तान नहीं है। को कि जितनी ज़ातियाँ हमारे साथ पिछली हुई हैं वो सारी हमारी हिस्ट्री में, हमारी कौमी मेमोरी में या हमारी कौमी यादाश्त का तो हिस्सा बन गए हैं, जिसको हमारे नौजवान, हमारे जो है पॉलिटिकल शऊरी तौर पर इसको अपना साथ ले के जो इस तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस 20-25 सालों में बड़ी तब्दीली आई है। हमने आखिरी वक्त में जिस तरह सरदार अख्तर मेंगल साहब हमेशा वार्न करते रहे कि जी ये मामलात बलूचिस्तान में इस नहज पे पहुंच रहे हैं कि हमारे नस्लें जो हैं, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, वो रियासत के तमाम इख्तियारों से अपना उनका इत्मीनान खत्म हो चुका है। तो लिहाजा ऐसी सूरत-ए-हाल में जब हम असम्बलियों में जाते हैं वो हमें भी मशकूक नजर से देखते हैं। हमारी अपनी हैसियत, इज्जत और वक़्त जो है अपने लोगों में कम होकर रह गई है। हम उनको ये कहते हैं कि हम आपके हुकूक लेने जा रहे हैं, लेकिन जब हुकूक नहीं मिलते वो समझते हैं शायद हम कोई मराद लेने गए हैं। तो जब हमारे लोगों को इन असम्बलियों ने कोई आज तक संजीदा उनके मसाइल का हल नहीं निकाला है, तो ये जो जनरेशन है, ये जब 2002 में 3 में जब आपने सारे बलूचिस्तान के मामला रिपोर्ट किए हैं, जब ये बलूचिस्तान में ये सारे वाक़यात शुरू हुए तो उस वक्त ये सारे बच्चे थे, कोई 2 साल का होगा, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का। जब मैंने सेनेट से इस्तीफा दिया था, मेरी तकरीर सेनेट की अभी तक अवेलेबल है, मौजूद है, शायद आपको सोशल मीडिया पे नेट पे मिल जाए। मैंने यही बात की थी जब 2006-7 में मैंने इस्तीफा दिया। मैंने कहा हम तो जाके छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आप अगर अपनी ये जो गनबसी है आपकी, जो आपने बलूचिस्तान के हवाले से 2002 के बाद इस सिक्योरिटी एंगल से पर्टिकुलरली देखना और एग्रेसिव बलूचिस्तान के अंदर अपनी प्रेजेंस और अपनी कंट्रोल को जो आपकी पॉलिसी है, ये हमारे जो जनरेशन अभी बच्चे हैं इनके जहनों में जो है वो जाके बैठेगा। ये हमने उस वक्त जब नवाब अकबर खान मुफ्ती साहब की बलूचिस्तान कमेटी की रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, जब हमने चावलियों की मुखालफत की, चेक पोस्टों की मुखालफत की, आइडिया वाज कि बलूचिस्तान के अंदर शऊरी तौर पर ये वफाकी वादत का हिस्सा बनाए। आपने वो कि जो भी हमारे इख्तिलाफात और मसाइल रहे हैं, लेकिन आप जितना भी ताकत का इस्तेमाल और ताकत की एग्जीबिशन, यानी ताकत का जो क्या कहते हैं कि आप उसको डिस्प्ले करेंगे, हमारे लोग उतने ही आपसे नाला होते जाएंगे। और बदकिस्मती से वफाक में उस वक्त जितने भी इनके जो सारे संजीदा लोग हैं, जो मुख्तलिफ इदारों में हैं, एस्टेब्लिशमेंट में हैं, वो किसी ने भी इस बात को समझने की कोशिश नहीं की। अब वही जनरेशन है जो 2003 में 4 में जब खान पर हमले हो रहे थे, जब उसकी शहादत की गई, आज वो नौजवान 18 साल के हैं, 20 साल के, 23 साल के हैं। और बलूचिस्तान की तकरीबन इस वक्त 70% से ज्यादा आबादी वो 30 साल से कम उम्र नौजवानोन पर मुश्तमिल है, लोगों पर मुश्तमिल है। फिर एक ऐसी सोसाइटी जिसमें वैसे ही बहुत जमूद है, जहाँ पर महरूमियाँ ज्यादा हैं, तालीम की सहूलियात फराहम नहीं है, रोजगार के ज़राए मौजूद नहीं है, सनती तरक्की नहीं हुई है, ज़री तरक्की नहीं हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, घरों में बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है। तो आपके ख्याल में इस जदीद दौर में जहाँ सोशल मीडिया आया, तो ये सारी चीजें इस नौजवान नस्ल को आप कैसे समझाएंगे कि जी आप जो है आईन के साथ, कानून के साथ और झंडे के साथ जुड़े रहे?
तो जुड़ने के लिए, झंडे के साथ जुड़ने के लिए, आइन और कानून के साथ जुड़ने के लिए मैं हमेशा ये बात करता था, रियासत के पास बहुत से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके पास बिजली की तारें होती हैं, उसके पास अच्छी सड़कें होती हैं, अच्छा रेलवे लाइन होता है, उसके पास अच्छा इंतजामी निजाम होता है, उसके पास इंतजाम फराम करने, इंसाफ फराम करने वाले अदलिया होती है, वो इंसानों को, शहरियों को रियासत के साथ जोड़ता है। बलूचिस्तान में ये सारी चीजें मौजूद ही नहीं है, तो बलूचिस्तान का शख्स अपने आप को कैसे रियासत के साथ जोड़ के रखेगा? सना साहब, आपने जिन नौजवान का जिक्र किया, हमने देखा है कि हाल में ही वो बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकले, अपनी आवाज़ बुलंद की, अपने हकूक़ की बात की, और फिर हमने ये भी देखा कि उसका रिएक्शन क्या आया था। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं गिनवाऊँगा नहीं। फिर हमने जो देखा, जो अभी हाल में जो दहशतगर्द हमले हुए हैं बलूचिस्तान में, उसके बाद एक रस्मी और रवायती कार्रवाई हमने देखी। वज़ीर आज़म साहब गए एक दिन के लिए, वही बातें हुई जो हम शायद दिहाइयों से सुन रहे हैं। इस वक्त आपकी नज़र में, और शायद मैं जानता हूं कि आपका जवाब क्या होगा, लेकिन फिर भी पूछना ज़रूरी है, आपकी नज़र में ये जो नई पौध सामने आई है बलूचिस्तान में, यंग लेड बाय वुमेन हम देख रहे हैं, क्या कोई ग्राउंड बाकी है अगर रियासत इनके साथ इंगेज करना चाहे? और दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ कि क्या आपका ख्याल है कि वही पुरानी ट्राइड एंड फेल्ड स्ट्रेटजीज ही इस्तेमाल की जाएंगी अब बलूचिस्तान में? सर देखिए, मुझे जो लगता है, जो इनका भी वजीर दाखिला साहब आए, उनकी जो बातें मैंने सुनी, तो यकीनन जब एक बहुत ही संजीदा और जिम्मेदार शख्स आता है, वो अपने साथ पैगाम लेके आता है। उसका बॉडी लैंग्वेज, उसके वर्ड्स, उसका विजडम, उसकी जो है इंटरेक्शन विद मीडिया या किसी और के साथ, वो बहुत एक मैसेज कन्वे करता है। तो जो वो मैसेज हमने सुना है, जो SHO वाला, तो मुझे ये लग रहा है कि इस्लामाबाद जो है अपना जो टेस्टेड और फेल्ड जो पॉलिसी है, जिसको हमने गन बोर्ड पॉलिसी और वाइल्ड पॉलिसी की एग्रेसिव पॉलिसी है, वो जो 2002 के बाद से जारी है, मुझे लगता है शायद वो उसमें तेजी लाएंगे। लेकिन मैं उनके लिए मैं उनके सामने सिर्फ एक बात रखना चाहता हूँ, वो ये है कि आप जितना भी बलूचिस्तान के अंदर देखें, बलूचिस्तान के जो ग्रीवेंसेस हैं सियासी, जो इसके मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, इनकी जो हमारी शिकायत हैं, बहुत से लोग ये समझते हैं जी शायद कि बलूचिस्तान का कोई मसला है नहीं। तो अब जो ये जो नौजवान नस्ल है, रियासत के पास, स्टेट्स आर वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशंस, इसके पास दो चीजें हैं, एक है फोर्स, एक है फेवर। जो फेवर की बात कर रहा हूँ, पर्सनल इंडिविजुअल फेवर की बात नहीं है, वो ये है कि 2010 में जब अतार की तरमीम आई, उस पर तो बिल्कुल बंदरामद नहीं। अब आपको एक दफा फिर बलूचिस्तान के सारे मामलात को मद्देनजर रखकर ये जो सोशल इंजीनियरिंग की आपकी पॉलिसी है, मर्जी की असम्बलियां बनाने की पॉलिसी है, शौक और मकसद के तहत, बिला मकसद के तहत हर दफा चेक पोस्टें बनाने की पॉलिसी है, बॉर्डर पे लोगों को कंट्रोल करने की पॉलिसी है, लोगों को ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर कंट्रोल करने की पॉलिसी है। इससे अगर वो थोड़ी देर के लिए, कुछ अरसे के लिए दस्तबरदार हो जाए, एंड दे कैन ट्राई एक नया फार्मूला, जिसमें हमने प्रपोज भी किया था, आपको याद होगा, आप लोगों के प्रोग्राम में शायद हुसैन साहब आए थे कि बलूचिस्तान रिकमेंडेशन कमेटी, मेरे पास रिपोर्ट पड़ी है, शायद वो बात उन्होंने नहीं की वहां पे। आई वाज द आर्किटेक्ट। 47 पेज की प्रेजेंटेशन बलूचिस्तान की करंट कमेटी में मैंने पेश की, जो बन गया, बेस बन गया आगे तमाम मामला को डिस्कस करने का। इस्लामाबाद ने हमारे लिए मेहनत नहीं की थी। गैस का हमारा इशू था, हमारी जमीन का इशू था, हमारे बॉर्डर्स के इशू थे, हमारी एम्प्लॉयमेंट का था, हमारे जो रिप्रेजेंटेशन है पैरामिलिट्री मिलिट्री फोर्सेस में था। एक बहुत ही कंप्रिहेंसिव सा मैंने जब पेपर बनाया, एक दफा फिर इस्लामाबाद को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो एक बहुत ही डिसेंट सा, सिंसियर सा पैकेज, जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पहले होने चाहिए, वो आना चाहिए। वो 6 महीने, साल, 2 साल के लिए टेस्ट करें। पर्टिकुलरली ये लोग जो SHO की बात करते हैं, दोस्त दमकी की बात करते हैं, या करंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उन्होंने हाइपर सा प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिठाया है, वो बड़ा हाइपर होकर बार बार अपनी जो है वफादारी जाहिर करने के लिए शायद हमारी स्टैब्लिशमेंट को ये बताना चाहता है कि हम बड़े वफादार हैं, लिहाजा बाकी सारे वफादार हैं, तो आप छड़ दौड़े इनके ऊपर। ऐसे लोग पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। ये वो लोग हैं जो बलूचिस्तान के मसाइल का इदराक नहीं रखते, ये न माशी मामलात का इदराक रखते हैं, न सियासी मामलात का इदराक रखते हैं, न नफ्सियाती मामलात का इदराक रखते हैं, न बलूचिस्तान के तमाम इलाकों में ये घूमे हैं, फिरे हैं, न इन्होंने कभी सियासत की है। तो इन लोगों की मर्जी से अगर बलूचिस्तान में जो पॉलिसी आई, तो वो फिर दोबारा जो आपने कहा कि वो अगर टेस्टेड ऑन फेल्ड पॉलिसी है, अगर वो ले आए, वो बहुत डिजास्टर्स होगा। डिजास्टर्स फॉर बोथ ऑफ देम। लाइक अगर कोई मिलिटेंट्स के खिलाफ जाएंगे, या हम जैसे लोग जिनको अभी वो
जो हमारी वॉइस है उसको समझते हैं कि ये शायद अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि ये बहुत तकलीफदेह होगा, क्योंकि बहुत हालात तब्दील हो गए हैं। और जो आपने खुद देखा है कि अब औरतें, बच्चियां, नौजवान, ये बहुत बड़ा कोई बगावत, कोई इनकलाब, कोई ऐसी चीज भी आ सकती है कि जिसको मेरे ख्याल में रियासत को समझना होगा कि ये पहले वाला बलूचिस्तान नहीं है। इसमें इसमें किसी किस्म का भी मेरे ख्याल में एडवेंचरिज्म वो बहुत ही खतरनाक होगा दोनों तरफ से। मसला मुल्क साहब, मेरा एक सवाल है कि आपने जैसे खुद भी कहा कि पहले आपने भी इस्तीफ़ा दिया था क्योंकि आपने ये समझा कि सिस्टम का हिस्सा रहकर आप कोई खिदमत नहीं कर सकते। आज अख्तर मेंगल साहब भी उसी नतीजे पे पहुँचे हैं, लेकिन आप जब इस्तीफ़ा दे के गए थे उसके बाद कई सालों के बाद आप वापस आ गए, फिर आप इलेक्शन की पॉलिटिक्स में मुतारिक हुए, आप MPA भी थे। हमने देखा वहाँ पे एक वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई, आपने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया और आप फिर सिस्टम का हिस्सा बने। तो ये जो ऑन एंड ऑफ है, ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि जब आपने पहले एक दफ़ा फ़ैसला कर लिया कि ये सिस्टम सर्व नहीं कर रहा, फिर आप क्या सोचकर वापस आए थे, और अब फिर वापस जो जा रहे हैं सिस्टम से बाहर अख्तर मेंगल साहब, तो वो क्या सोच के जा रहे हैं? देखिए जलाल भाई, इसमें बात ये है कि देखें, हम जो लोग हैं, हम अभी तक इस बात पे बिलीव करते हैं कि जो आईनी, कानूनी, जमहूरी अंदाज में सियासत है वो ही हमारा वाहिद रास्ता है, हमारी जमात का रास्ता है, और हम उसी पे कायम। हमने तशद्दुद की सियासत नहीं की। हम उस वक्त भी जब बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन हो रहा था तो हमने कहा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और आज बदकिस्मती से वो तीनों बुजुर्ग नहीं रहे। अगर वो रहते तो शायद उनकी जो बात या उनके फैसले थे वो हमारे नौजवान, तो क्या हमारे बच्चे, बूढ़े, माए बहने सब तस्लीम करते। हमारे पास वो रिस्पेक्ट है लीडरशिप का। अख्तर मेंगल मेरे ख्याल में नॉन फेस अब रह गया बलूचिस्तान के अंदर, कि वो अगर बलूचिस्तान के मामला में कोई बातचीत करता है तो वो भी नाराज हैं। ये जो हम आते हैं जाते हैं असम्बलियों में, ये बिकॉज हम जमहूरियत पे, आहीन पे, कानून पे यकीन रखते हैं। अगर हम ना करें, कहेंगे कि जी ये लोग तो ये भी आइन पे यकीन नहीं रखते, ये कानून पे यकीन नहीं रखते। पर्टिकुलरली जो 5 साल का तजुर्बा है, मैं आपको जरा बताना चाहूंगा व्हाई दैट वाज फेल्ड। जब हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया, आई थिंक 20 साल के बाद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को बहुत बड़ा मैंडेट मिला, उसमें भी हमारी काफी सीटें हमें नहीं मिली। लेकिन हम जब आए थे, हमारा आइडिया ये था कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे एम्पावर्ड हो गए हैं, लिहाजा बलूचिस्तान में कोई मुदाखलत नहीं होगी, अच्छी हुकूमत बनेगी। बलूचिस्तान के बहुत से मसाइल हैं जो लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन इन रिसोर्सेज में रहते हुए भी इनको शायद हल किया जाए, और इस्लामाबाद शायद कोई बहुत फ्रेंडली सा, कोई अच्छा सा ताल्लुक बनाए और मामलात को हल करे। लेकिन जब हम कामयाब होके आए तो पता चला कि बाजवा साहब अपनी मर्जी का वजीर आला पहले ही मुंतखब कर चुके हैं। वो दाढ़ी वाला वजीर आला, वो पहले ही इस्लामाबाद से सेलेक्ट करके उसको भेज भी दिया, उसके लिए एक जमात भी बनवा दी, उसके लिए एक चार्टर भी बनवा दिया, और वो रेंट अ पार्टी करके उसको इर्द गिर्द से सारे लोग भी उसमें जमा कर दिए। वो पहले से सीट, मुलाजमा, वो क्या कहते हैं कि वजारतें और वजारत आला तकसीम हो चुका था। यानी 2018 में भी जब ये इलेक्शन में इस तरह की मुदाखलत होती है, तो जब आपको याद होगा जब लोग कहते हैं कि दैट्स ट्रू कि मैं सबसे ज्यादा प्रोएक्टिव मेंबर था जाम कमाल की हुकूमत को गिराने में, इसलिए कि वो 3 साल बलूचिस्तान के आज जो आपको सूरत नजर आ रही है, ये देखिए, ये जो वेल्केनो है, एक आतिश फिशा की सूरत में जो पड़ता है, ये एक दिन में नहीं होता, ये ग्रेजुअली डेवलप हो रहे होते हैं। तो मेरी सारी तकरीरें देख लें, मैंने कहा जाम कमाल साहब आप बलूचिस्तान के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। आपने तालीम पे पाबंदी, मुलाजमतों पे पाबंदी, डेवलपमेंट पे पाबंदी, अपनी मर्जी के चंद बड़े बड़े स्कीमें बना के उनमें करप्शन भी हो गई, नैब में केसेस भी गए, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। तो हमारी सारी स्कीमें पर्टिकुलरली रोक दी, क्योंकि अख्तर मेंगल साहब के साथ, हमसे साथ उनकी दुश्मनी थी कि ये कहीं कामयाब हो गए तो फिर ये हमारे लिए मुसीबत बनेंगे। मेरे 3 साल तक इलाके में डेवलपमेंट रोक दी। दैट वाज द रीजन कि वो बाजवा साहब का वजीर आला था। जब बाजवा साहब और जनरल फैज साहब की आपस में नाराजगी हो गई तो जनरल फैज बलूचिस्तान में अपना वजीर आला है। ये एक दुकान है, एक मेगा सुपर स्टोर है बलूचिस्तान फॉर द इस्लामाबाद पावरफुल जो इलीट है। तो वो इधर ये खेल खेलते अपनी मर्जी का वो ले आए। तो सिर्फ हमारे लिए ये था कि पहले हमारे गर्दन पर जाम कमाल का पांव रखा हुआ था, तो जब दूसरी हुकूमत आई उसमें कम से कम इतना कंफर्ट हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर आपने 2-4 नाली आपने पंच लाइन दे दी कि ये एक मेगा स्टोर है जिसका नाम बलूचिस्तान है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपको दोबारा जो है हम एनालिसिस के लिए देते रहेंगे। एक वक्फा ले लीजिए। और अब थोड़ी सी बात सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक ने जजों की तादाद में इजाफे से मुताल्लिक़ एक बिल जो पेश किया गया था कौमी असम्बली के इजलास में, मुस्लिम लीग नून के रुकन दानियाल अजीज़ ने
वो मौखर कर दिया है। अब मौखर कर दिया है इसका मतलब मुझे नहीं पता, थोड़ी देर में हम इसकी वजाहत चाहेंगे। इस बिल के मुताबिक जजों की जो मौजूदा तादाद है 17 +2 एड हॉक, उन्हें बढ़ा के 23 करने का मुतालबा किया गया था। और वजह ज़ाहिर है यही बताई गई थी कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट है उसमें ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 54,000 के लगभग है। इसी तरह का बिल कल सेनेट में सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश किया था और उसमें उन्होंने जजों की जो तादाद है वो 17 से बढ़ा के 21 करने की कोशिश की थी। उसे स्टैंडिंग कमेटी के हवाले कर दिया गया था, लेकिन कौमी असम्बली का बिल जो है वो मौखर हो गया है। इस मौके पे पीटीआई ने हस्ब तवक्को प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा ये तो जुडिशल मार्शल लगाया जा रहा है। उनके एक रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने आज कहा, वो कौमी असम्बली के रुकन भी हैं, कि आइन में ऐसी तरमीम सिर्फ हुकूमत ला सकती है, प्राइवेट मेंबर बिल के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद पे कानून साजी मुमकिन नहीं है। उन्होंने कानूनी नुक्ता उठाया। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट है अमलन 155 दिन काम करती है और इंडिया में सुप्रीम कोर्ट 190 दिन काम करती है। तो अब अगर हम भी अपने दिन बढ़ा लें तो मेरा ख़्याल है कि मुकदमात तेज़ी से निमट सकते हैं। वज़ीर क़ानून आज़म तारड़, उन्होंने कहा कि अदलिया को भी जजों की छुट्टियों के बारे में सोचना होगा, इसलिए कि बहुत ही लंबी लंबी छुट्टियां होती हैं। जो सेनेटर अब्दुल कादिर हैं, सेनेट में जो बिल पेश किया गया उसके महरक, उन्होंने कहा कि उनकी तो ख्वाहिश है, मैं तो कह रहा हूं कि 21 बल्कि मेरे हिसाब से तो 16 मज़ीद जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 2-2 साल लग जाते हैं और अपील की पहली सुनवाई की नौबत तक नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादातर वक्त आइनी मामलात सुलझाने में सर्फ हो जाता है। और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीम तारड़ ने ये कहा कि उम्र कैद की सज़ा 25 साल है, मगर एक शख्स अपील इल्तवा में होने के सबब 34 साल कैद में रहने के बाद रिहा हो सका। उन्होंने ये भी बताया कि 2015 से सज़ाए मौत की अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं, तकरीबन 9 साल हो गए हैं और उनका फ़ैसला नहीं हो पा रहा। तो ये सारे मसाइल हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं और मुख्तलिफ हैं, वो कह रहे हैं कि यार इस दाल में कुछ काला है। हाँ, बहरहाल ये बिल तो पार्लियामेंट में तो अभी लगता है शेल्फ में चला गया है, मगर एक ऐसे मौके पे जबकि बकौल आपके हर इदारा और हर जो मसला है वो अप इन द एयर है। इस तरह की जो कानून साजी, उसके पीछे असल मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? हम साफ़ी बड़े वो करते हैं ना, असल गेम क्या हो सकती है? तो एक वक्फा ले लें, उसके बाद कोशिश करते हैं ये सुलझाने की। तो शहबाज शरीफ हुकूमत वक्तन फ़वक्तन अदालती इस्लाहात का शोशा छोड़ती रही है, जिसमें एक बात है कि जजेस की तादाद बढ़ानी है, उनकी रिटायरमेंट एज बढ़ानी है, उनकी छुट्टियां घटानी हैं, उनके वर्किंग आवर्स बढ़ाने हैं। कई बातों पे वक्तन फ़वक्तन बात होती है। जैसे अभी वसत साहब ने भी बताया कि सेनेट में एक बिल लाया गया है, कौमी असम्बली में भी लाया जाएगा। अब जो पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है उससे कतई नज़र थोड़ा सा हम ये समझना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उसकी कंपोजिशन पे क्या असर पड़ेगा अगर ये इस्लाहात या ये जो तजावीज़ हैं इन पर अमल हो जाता है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट के इमरान वसीम। इमरान, ज़रा सा ये बताइएगा कि शुकूक व शुबात भी बहुत हैं, टाइमिंग पे भी सवाल उठ रहा है, ख़ास करके ये जो फ़ैसला एक आया सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसके बाद हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं, तबसरा नगार हैं, वो सब इसको रीड इन कर रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स ऑफ जुडिशरी वो कह रहे हैं इसको। थोड़ा ये समझाइएगा कि अगर ये गवर्नमेंट वाकई ये जो बिल आया है सेनेट में अगर ये पास हो जाता है और अगर ये अगले 2-3 हफ्ते में इस पर अमल भी होता है तो इम्पैक्ट क्या आएगा? चीफ जस्टिस हैं काजी फायज़ ईसा, उसके बाद मंसूर अली शाह, उसमें हम क्या इम्पैक्ट उसका देख सकते हैं इन चीज़ों का? देखें जिलानी साहब, ये 2 एंगल से आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। पहले तो ये कि ये जो ज़ेर इल्तवा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात हैं या हाई कोर्ट्स में मुकदमात हैं, लोअर कोर्ट्स में मुकदमात हैं, ये आज से नहीं पड़े, ये सालों से ज़ेर इल्तवा पड़े और इनके जो ढेर हैं ज़ेर इल्तवा मुकदमात के, ये इसमें दिन ब दिन इजाफा होता है।
दिन ब दिन इसमें इजाफा होता चले आ रहा है। मुझे याद है कि 2016-17 में ये तादाद जो मुल्क भर में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की थी वो 16-17 लाख के करीब थी, जो आज 22 लाख हो चुकी है। जजेस की तादाद बढ़ाने की बात माजी में कई मरतबा होती रही, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब कोई फैसला आ जाता है, हुकूमत के वक्त के खिलाफ आता है, तो उसके बाद फिर इस तरह की चीजें सामने आती हैं कि हमने कंटेम्प्ट का लॉ भी खत्म करना है, हमने जजेस की तादाद को भी बढ़ाना है। तो उसका इंप्रेशन यही जाता है कि ये काउंटर ब्लास्ट है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का काउंटर ब्लास्ट है। लेकिन अगर हम फैक्ट्स पे आ जाते हैं कि क्या जजेस की तादाद अगर बढ़ जाए तो कितना हुकूमत को फायदा पहुंचेगा, या कोर्ट पैकिंग का एक लफ्ज भी इस्तेमाल होता है कि इससे कोर्ट पैकिंग हो गई। तो 13 सितंबर को जिलानी साहब जुडिशल कमीशन का इजलास है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नॉमिनेशंस के हवाले से रूल तय होना है। और 13 सितंबर को अगर ये रूल मेकिंग कमेटी के जो रिकमेंडेशंस हैं रूल्स के हवाले से वो फाइनलाइज नहीं होती तो इजलास 14 को चले जाएगा। यानी इस इजलास में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो रूल्स हैं जजेस की नॉमिनेशंस के हवाले से, और नॉमिनेशन का ताल्लुक फिर अपॉइंटमेंट के साथ है, तो ये फाइनल होने हैं 13 और 14 सितंबर को। इस दौरान वो बिल भी आ गया है पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का, और वजीर कानून कहते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट भी कह रही है कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं कि 13 सितंबर के इजलास में जुडिशल कमीशन में रूल्स अप्रूव हो जाते हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट में भी वैकेंसियां खाली हैं, सिंध हाई कोर्ट में भी हैं, पेशावर हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट में भी हैं। तो वहां पे जजेस की तैनाती का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कोर्ट पैकिंग की जाएगी, कुछ 40-50 जजेस भर्ती हो जाएंगे, तो ये जितने भी हाई कोर्ट में जजेस लगेंगे ये एडिशनल जजेस होंगे। ये 1 साल की मयाद पे आएंगे। काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन जैसे सुनने में आ रहा है कि वो इनकार कर चुके हैं, और वजीर कानून ने दूसरी मरतबा उसकी क्लैरिफिकेशन की, वो किसी सूरत में भी एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। वैसे तो ये एक्सटेंशन का लफ्ज ही गलत, एक्चुअली तो जो सही जो चीज बनती है कि वो रिटायरमेंट की एज में इजाफा है, लेकिन नहीं मिलती और ये अपॉइंट जज हो जाते हैं काजी फैसल के रिटायरमेंट से पहले, तो ये 1 साल की मुलाजमत पे आएंगे, मुस्तकिल नहीं होंगे, और इनकी कंफर्मेशन फिर मंसूर अली शाह साहब के दौर में होगी। अब तक के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही हैं। तो अगर इनकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, इनकी परफॉर्मेंस में झोल होगा, तो ये हाई कोर्ट से फारिग हो जाएंगे। माजी की कई मिसालें मौजूद हैं कि एडिशनल जजेस लगे, 1 साल में उनकी परफॉर्मेंस देखी गई, उनके दिए गए जो फैसले थे वो देखे गए, तो सेटिस्फेक्शन नहीं थी तो फारिग कर दिए गए, कन्फर्म नहीं हुए। इसी तरीके से आप ले लें कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद का भी बिल मंजूर हो जाता है, 21 हो जाती है, 23 हो जाती है, तो हुकूमत के केस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत का जो मखसूस नशिस्तों का नजरसानी का बेंच है वो तो वही केस सुनेगा, अनटिल अनलेस अगर हुकूमत कोई आईनी तरमीम में कुछ और चीजें शामिल कर लेती है फिर शायद सूरत हाल तब्दील हो जाए। लेकिन जजेस की तादाद बढ़ाने से 23 हो जाए या 21 हो जाए तो बेंच तो बनाने हैं। 184(3) के सो मोटो के केसेस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने, उसमें काजी फैसल साहब के तो 1.5 महीना पीछे बाकी बचा, मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, तो कमेटी की अक्सरियत के साथ बेंच बनेंगे। अगर काजी फैसल अपनी मर्जी का बेंच बनाना भी चाहें, जैसे हम एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं कि हम ख्याल बेंच बनते हैं, तो अकेले तो नहीं बना सकते, मंसूर अली शाह साहब भी साथ होने चाहिए, किसी एक जज के साथ कंसेंट होनी चाहिए, फिर ही बन पाएगा। लेकिन अगर हम रिसेंट मतलब हालिया अगर हम माजी में जाएं तो काजी फैसल साहब तो दोनों मरतबा मिनॉरिटी में चले गए, अकलियत में चले गए, चाहे अरशद शरीफ साहब वाला बेंच हो, एंकर सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत जुडिशल कमीशन तहकीकात के हवाले से, उसमें भी जो काजी फैसल साहब ने कहा कि मंसूर अली शाह साहब सुन लें, मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मैं नहीं सुनूंगा, जमाल खान मंदोखेल साहब की सरबराही में 5 बेंच बना दें, गर्मियों की छुट्टियों के बाद वो केस सुनेगा, तो वो बेंच बन गया। इसी तरीके से
नजरसानी की दरखास्तें नहीं लग सकी। ठीक है इमरान वसीम, ये तो आपने आपने बिल्कुल बता दिया कि बेंचेस कैसे बनेंगे। होना है वो कमेटी में होना है, चाहे जजेस की तादाद 21 से बढ़ के 23 हो जाए चाहे 30 हो जाए। ठीक है, अच्छा ये इसका बताएं, ये जो बात हो रही है कि आर्टिकल 179 के तहत जजेस की जो रिटायरमेंट एज है वो 65 है, उसको बढ़ाने की तजवीज़ है, 68 करने की है। ये अगर होता है तो फिर तो काफ़ी चीज़ें बदल जाएंगी ना। और जो काजी फायद ईसा साहब ने भी कहा था, वो कहा था कि मैं अकेला ज़ाहिर है कि नहीं लूँगा, अगर सबकी बढ़ जाती है तो फिर क्या, विल ही देन स्टे एज अ चीफ जस्टिस? अच्छा, ये काजी फायद साहब की जुबान से बात नहीं आई, ये राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट आया, और राना साहब का स्टेटमेंट जितना मैंने सुना है, वो जहां पे ये बात आती है वहां पे जाके कोई कट आता है, कोई वहां पे मतलब कोई एडिट किया गया है। वो पूरी बात मैं तो नहीं समझ पाया कि वो काजी फायद साहब के मुंह में डाल रहे हैं या खुद से कह रहे हैं कि मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। लेकिन काजी फायद साहब का खुद का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं कि अगर सबकी हो जाती है तो मुझे काबिल कबूल होगा। लेकिन चलें इसी को लेके चलते हैं कि सबकी होती है तो काजी फायद साहब की भी हो जाएगी। लेकिन फिर भी काजी फायद साहब कैसे चलेंगे? 2 साल या 3 साल की मुद्दत मयाद में इजाफा हो तो इस कमेटी की मौजूदगी में, जिसमें 3 जजेस हैं, काजी फायद साहब कैसे बेंचेस के ऊपर असरअंदाज होंगे? ये तो दोनों जजेस मुनीब अख्तर साहब हैं या मंसूर अली शाह साहब हैं, काजी फायद साहब पहले रिटायर होंगे, उनके बाद मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनेंगे, फिर मुनीब अख्तर साहब बनेंगे। यानी काजी फायद साहब की अब 1.5 महीने में आने वाली रिटायरमेंट की डेट तक, या अगर 2 साल का इजाफा भी हो जाए, उसके बाद भी उनकी रिटायरमेंट के दिन तक ये दोनों जज साहबान कमेटी में रहेंगे। या तो फिर इस प्रोसीजर को भी चेंज करना पड़ेगा कि काजी साहब को अगर हमने एक्सटेंशन देनी है तो इसका भी कोई हल निकाला जाए, ये कमेटी 5 रुकनी कर दी जाए, या काजी फायद साहब को कोई वेटो पावर दे दी जाए कि ठीक है कमेटी में डिस्कशन होगी, लेकिन वेटो पावर जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायद साहब के पास होगी या चीफ जस्टिस के पास होगी। तो फिर तो वो पुराने वाला निजाम ही आ गया कि वन मैन शो होगा, जब चाहेगा चीफ जस्टिस वेटो पावर कर देगा, वेटो कर देगा उसको। सो मैं आपकी बात से बस ये समझाऊं कि अभी जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास होगा सितंबर 13-14 को, उस पर नज़र रखनी चाहिए कि उसमें क्या रूल मेकिंग होती है, और उसके बाद हमें कुछ आहिस्ता आहिस्ता क्लैरिटी आएगी कि पार्लियामेंट क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल आपने थोड़ा सा हमें ये एक्सप्लेन कर दिया है। मामला हैं और इंसिनुएशन बहुत है, जो तबसरा हमारे यहाँ चल रहा है ना कि वो हाँ बस काजी साहब ये करना चाहते हैं, मंसूर अली शाह ये करना चाहते हैं। तो बहरहाल नशिस्तों का तफसीली फैसले का मुझे इंतजार है यार। हाँ वो कब आना है? छुट्टियां खत्म होने वाकई असल स्कीम शिप लंदन से वापस आएगी। हाँ जी, अच्छा चलें एक ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। अब बात करते हैं इजराइल की, जहां पिछले कई दिनों से हज़ारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकले हुए हैं। कल के रोज़ 5 लाख एस्टिमेट आया है, चले लाखों मुजाहिरीन रोडों पर निकले हुए हैं, सड़कों पर निकले हुए हैं। कल एक मुल्की हड़ताल भी थी जिसमें हाइफा की बंदरगाह ने भी अपना काम बंद कर दिया, बैंक्स नहीं चल रहे थे, मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट सर्विसेज है वो नहीं चल रहे थे, कुछ प्राइवेट बिजनेसेस चल रही थी लेकिन वो भी पूरी कैपेसिटी पर नहीं, क्योंकि ज़्यादातर उनके जो एम्प्लॉइज़ थे वो रोडों पर निकले हुए थे। मुजाहरे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कुछ रोज़ कबल 4 इजरायली कैदियों की लाशें बरामद हुई गज़ा की एक सुरंग से जो हमास की कस्टडी में थी। ज़ाहिर इजरायली हुकूमत का कहना है कि हमास ने 6 इजरायली फ़ौज का कहना है कि हमास ने इनको कत्ल किया, और हमास की तरफ से भी एक बयान आया है कि हमने अब अपने ऑर्डर चेंज कर दिए हैं। पहले तो हम देखभाल करते थे, लेकिन अगर अब हमें लगा है कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है इनकी रिहाई के लिए, तो फिर हम एक्शन लेंगे। इस वाक़ये के बाद सारे इजराइल में मुजाहरे शुरू हो गए हैं, और वहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं उनकी डिमांड ये है कि फ़ौरन जंग बंदी की जाए और इन हॉस्टेजेस को रिहा किया जाए। बेशक हमास के साथ अगर डील करनी पड़े तो आप डील कर लें, गज़ा से आप विद्रॉ कर लें, और फ़लस्तीनी जो कैदी हैं, जो मेरा ख्याल है कि तकरीबन 20-25 हज़ार की तादाद में हैं इजराइल की मुख्तलिफ जेल्स और टॉर्चर कैंप्स में, उनको भी रिहा किया जाए। इनमें जो हॉस्टेजेस की जो फैमिलीज़ हैं, जो इजरायली कैदियों की फैमिलीज़ हैं, वो सरफहरिस्त हैं, जैसे कि कारमेल गाट एक जो इन 6 में से जो एक है,
उनके घर वालों का कहना है कि नेतन्याहू ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने बेटे की कातिल के साथ बात नहीं करेंगे। एक और है इनाव जंगवेर, जो जिनके बेटे मतान को 10 अक्टूबर को अगवा किया गया था। वो पहले तो कई माह के लिए खामोश रही क्योंकि उनका ख्याल था कि हुकूमत मेरे बेटे को रिहा कर देगी, लेकिन अब वो भी कह रही हैं कि ग़ज़ा अगर कल उनको पता लगा कि उनका बेटा कत्ल हो गया या जामक हो गया है तो इसकी ज़िम्मेदारी नेतन्याहू पर है, हमास पर नहीं है। क्योंकि ये इसलिए तब्दीली इसलिए आई है क्योंकि अब इज़राइल में भी कई लोगों को ये समझ आ गई है कि असल जो रुकावट है इनकी रिलीज़ में वो हमास नहीं है बल्कि नेतन्याहू है। हमने बार बार ये पैटर्न देखा है कि जब भी मुज़ाकरात इस नहज पर पहुंचते हैं कि कोई ना कोई डील मुमकिन लगने लगती है तो इज़राइल नेतन्याहू एक नया मैसेकर ऑर्डर कर देता है या फिर अपनी डिमांड्स बढ़ा देता है। माजी में हमने ये भी देखा है, अगर हम बाकी इज़राइली कैदियों की बात करें तो दिसंबर में दो वाक़े हुए थे। 3 इज़राइली कैदी जो खुद फ़रार हो रहे थे, वो हमास से भाग गए थे, अपनी शर्टें उतार कर और अपने हाथों में सफ़ेद झंडा लहराते हुए इज़राइली फ़ौज की तरफ गए तो इज़राइली फ़ौज ने उन तीनों को कत्ल कर दिया। एक और किस्सा हुआ जब कुछ 3 और हॉस्टेजेस की लाशें बरामद हुई ग़ज़ा से और इज़राइल का कहना था कि हमास ने इनको कत्ल किया है, लेकिन जो एक हॉस्टेज की वालदा है उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे बेटे को इज़राइली फ़ौज की जहरीली गैस से मारा गया है जो आपने टनल्स में पंप की थी। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर पब्लिक ओपिनियन में इस हद तक फ़र्क आ गया है, चेंज आ गया है कि अब वो डायरेक्टली देख रहे हैं कि नेतन्याहू वो शख्स है जो हॉस्टेजेस को रिलीज़ नहीं करवाना चाहता ताकि उनकी जंग जारी रहे। ज़ाहिर है नेतन्याहू अपने मौक़िफ़ से नहीं हट रहे। अभी हाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें एक पूरा नक्शा दिखाया है इज़राइल का, जिसमें आप देख सकते हैं कि कोई वेस्ट बैंक नहीं है, कोई ईस्ट जेरूसलम नहीं है, नहर से बहर तक सिर्फ इज़राइल ही इज़राइल है और वहाँ पर ग़ज़ा की पट्टी दिखाई है। और नेतन्याहू का अब जो नया डिमांड है वो ये है कि जो ग़ज़ा और मिस्र के बॉर्डर पर कहा जाता है फिलाडेल्फी कॉरिडोर, उस पर इज़राइल काबिज़ रहेगा। ज़ाहिर है ये हमास को काबिल कबूल नहीं है। और अब अमेरिका की तरफ से भी एक बयान आ गया है बाय द वे कि कहा है कि जी हम 2 हफ्तों की डेडलाइन दे रहे हैं, अगर आप लोग नहीं मान रहे तो बस हम फिर इन अमन के लिए कोशिशें नहीं करेंगे, हम सिर्फ असला देंगे। हाँ, हम सिर्फ असला देंगे। आपको पता है कि अमेरिका ने अनथक कोशिश की है कि जंग जारी रहे। लेकिन जहाँ तक वेस्ट की अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इज़राइली मीडिया को देखें, अब इज़राइली मीडिया की कुछ हेडलाइंस हमने देखी, हर एक में सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू पर तनकीद की जा रही है और जो फार राइट हुकूमत है नेतन्याहू की उस पर तनकीद की जा रही है और बड़ी खुल के। और इनफैक्ट अभी भी हारेट्स में एक आर्टिकल आया था एक एक्स मिलिट्री चीफ का, उसने कहा था कि जी इस जंग से हमास तबाह नहीं होगी लेकिन इज़राइल अगर एक और साल ये जंग चली तो शायद तबाह हो जाए। लेकिन अगर आप मगरबी मीडिया को देखें तो वहाँ पर तो ऐसी कोई बात नहीं की जा सकती। वो आप पे चार्जेस लग जाएंगे शायद, या आपकी दुकान बंद की जाएगी। और अगर आप मगरबी ममालिक के जो लीडर्स हैं, कियर स्टारमर को देख लें या कामला हैरिस को देख लें, तो वो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि कितनी अफसोस की बात है कि हमास के दहशतगर्दों ने इन बेगुनाहों को कत्ल कर दिया। जैसे आप कामला हैरिस या यूएस में जो भी अब स्पीचेस ट्वीट्स हैं और जो बयानात हैं अगर आप देखें तो वहाँ पर हर्ष गोल्डबर्ग पोलन जो एक कैदी था जिसकी लाश बरामद हुई है उस पर बात हो रही है कि इतना अमन पसंद इंसान था, इतना अच्छा बच्चा था। कहीं ये नहीं जिक्र किया गया जाहिर है कि वो असल में इज़राइली फौजी था, अमेरिकन निजात और डुअल नेशनल था और डुअल नेशनल था। और जाहिर है कि अभी इस वक्त जो बाइडन, जो पता नहीं अभी कैसे जिंदा है, टीकों पे जिंदा है, वो एक हाई लेवल मीटिंग कर रहा है कि जी हम खून का बदला खून लेंगे। आपने अमेरिकन शहरियों को कत्ल किया है, ये हम अभी तक खून नहीं बहाया, अभी तक कोई खून नहीं बहाया, लेकिन अब बहाएंगे। जाहिर है कि शरीन अबू आकिल, रेचल कॉरी और कई और जो अमेरिकन शहरी हैं जो इज़राइल के हाथों कत्ल किए गए हैं, उनके लिए कभी इस तरह के बयानात नहीं देखे गए, ना ही हमने कोई इस तरह की सिचुएशन रूम में या क्राइसिस मीटिंग देखी हो। पिछले माह की अगर हम बात करें तो अच्छा, एक तो हमने बार बार देखा है कि जब जो इज़राइली कैदी हमास की
के पास थे, जब उनको रिहा किया जाता है तो उनकी क्या हालत होती है, और जब इस फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाता है, चाहे चंद हफ्तों के बाद भी या चंद माह के बाद भी, तो उनकी क्या हालत होती है। और जाहिर है कि इस वक्त मगरबी मीडिया में सिर्फ आप BBC देख रहे थे अगले रोज़, तो सिर्फ इनकी प्रोफाइल्स और हॉस्टेजेस की प्रोफाइल्स और ह्यूमनाइजिंग स्टोरीज चल रही थी। आपको ये नहीं बताया जाएगा कि सिर्फ पिछले चंद माह में 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदी इज़राइल की हिरासत में कत्ल हुए हैं। सदी तमेन मिलिट्री बेस में 40 से ज़ायद वहाँ पर शदीद तशद्दुद या भूख या बीमारी की वजह से जाँ बहक हुए हैं, और कई रेप भी हुए हैं। इस केस को हमने कवर भी किया था कि M16 राइफ़ल के साथ एक फ़लस्तीनी कैदी को गैंग रेप किया गया था, वो बाद में उस फौत हो गए। और जब फ़ौजियों को गिरफ़्तार किया गया या गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई तो पूरे राइट विंग मॉब आ गया। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि जो मरकज़ी किरदार था इस सब का, कैप्टन बेन शितरित, वो आजकल TV सेलिब्रिटी है, वो हर TV चैनल पर आ रहा है, उससे पूछा जा रहा है कि आपने बहुत बड़ी खिदमत की है कौम की, हम आपको सल्यूट करते हैं। और ये रेपिस्ट है, ये जो बीच में है रेपिस्ट, पहले जब ये TV पर आया था तो उसने एक निकाब पहना हुआ था, मास्क पहना हुआ था, लेकिन उसने फिर कहा कि यार मेरी तो बड़ी पॉपुलैरिटी है। तो अब ये अनकरीब, मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई मिसाल होगी जहाँ पे रेपिस्ट को इतना प्रेज किया जाता हो। नहीं, ये मैंने शायद पहली दफ़ा देखा। वहाँ मकबूजा कश्मीर में कठुआ, जब वो एक कठुआ में जब बच्ची को रेप किया था तो वो उसको भी उन्होंने BJP वालों ने हीरो बनाया था, VHP वालों। हाँ, लेकिन यहाँ पर मुल्क की अक्सरियत ने एक्चुअली जाकर मिलिट्री बेस से बंदों को रिहा किया है। इट्स अ होल अनदर थिंग। इनफैक्ट अगर आप ये भी ज़रा सा गूगल करें तो आपको पता लगेगा कि अमेरिका में अगर कोई यहूदी सेक्स क्राइम करे, पीडोफिलिया या चाइल्ड रेप, तो क्योंकि यहूदियों को सबको अलाउड है ना इमिग्रेशन टू इसराइल, तो वो जाके इसराइल शिफ्ट कर देते हैं। ये मैं कहीं व्हाट्सएप फॉरवर्ड से आपको ये बात नहीं बता रहा, बेशक देख लें, आपको टाइम्स ऑफ जेरूसलम, हारेट्स और जेरूसलम पोस्ट भी इस पर आर्टिकल मिलेगा। सो या और भी बहुत कुछ था, लेकिन हस्बे मामूल वक्त कम है, तो फिर भी हम करेंगे, बाकी बातें कल बात करेंगे। इंशाल्लाह। फिलहाल हमें यही इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।